दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? भाप शक्ति संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। भाप शक्ति मशीनों द्वारा, मशीन के द्वारा बड़े बड़े कारखानों से बड़े बड़े वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के आसपास हुई थी। अर्थात औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के आसपास हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। दोस्तों, इसे एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। भाप शक्ति संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में, मशीनों के द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन, अर्थात मशीनों द्वारा बड़े बड़े वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के आसपास हुई थी। इस सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। और किस समय हुई थी? तो 18वीं सदी के आसपास। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 हमारा, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उन स्थलों के बाजार को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है। विश्व बाजार कहलाता है। विश्व बाजार उन स्थलों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों के वस्तुओं को एक तरह उपलब्ध कराता है। विश्व बाजार कहलाता है। अर्थात एक जगह पर विश्व के विभिन्न वस्तुओं को उपलब्ध कराना ही विश्व बाजार कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी मुंबई, वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? राजधानी मुंबई विश्व बाजार का एक उदाहरण है। भारत का एक वित्तीय राजधानी मुंबई की सब विश्व बाजार का एक उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर सभी देशों के वस्तु उपलब्ध होते हैं आम लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, इसे एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। विश्व बाजार उन स्थलों के बाजार को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है। विश्व बाजार कहलाता है। यानी विश्व के सभी वस्तु आम लोगों तक पहुंचाने के कार्य जो करती है या खरीदवाने का काम जो करती है वह विश्व बाजार कहलाता है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई इसका उदाहरण है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 हमारा 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था अति उत्पादन, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि तथा औद्योगिकरण में वृद्धि हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक तथा कृषि क्या हो गई? वृद्धि हो गई थी। युद्ध के बाद उत्पादन के अनुपात में खरीदारों की संख्या काफ़ी कम गई। प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1929 ईस्वी के बाद कृषि कार्य में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। युद्ध के बाद इसकी खरीदारों के अनुपात क्या हो गई? कम गई, जिसके कारण उद्योगपति तथा कृषकों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। जिसके कारण उद्योगपति अर्थात कारखानों के मालिक तथा किसानों की स्थिति क्या होने लगी? दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप से कर्जा न देकर मुद्रा बाजार में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका के लोग अर्थात अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्जा न देकर मुद्रा बाजार में क्या लगाना शुरू कर दिया? सट्टा लगाना शुरू कर दिया। इससे रूप की स्थिति में काफ़ी बिगड़ गई, जिससे कि इसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। इन्हीं कारणों से 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। अर्थात दोस्तों, इसे एक बार और शानदार तरीके से अपने शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय कृषि तथा औद्योगिक क्रांति में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें कृषि कार्य और तथा औद्योगिक क्रांति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
युद्ध के बाद उत्पादन में खरीदारों की संख्या कम गई तथा खरीदार जो थे उसकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण जो वस्तु थी सब वहीं इकट्ठा हो गई, जमा रह गई, न बिका पाई नहीं कुछ हो पाई, जिसके कारण उद्योगपति तथा कृषियों को काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई, नहीं बिका पाई, वस्तु इकट्ठा रह गया, बर्बाद हो गया। अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्जा न देकर मुद्रा बाजार में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका के जो पूंजीपति लोग थे वो यूरोप को कर्जा नहीं दिया और मुद्रा बाजार में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई, उन्हीं कारणों से 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 हमारा फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के किन्हीं विकास के किन्हीं 2 कारण, अर्थात फैक्ट्री कैसे विकास की। नंबर 1, फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला प्रमुख कारण था मशीन तथा नए नए यंत्रों का आविष्कार करना। फैक्ट्री का विकास हुआ नए नए प्रकार के मशीनों तथा यंत्रों का आविष्कार करने से। नंबर 2 में फैक्ट्रियों की मजदूरों की काफ़ी जनसंख्या, जिसके कारण इसके विकास में काम आसान हो गया। नंबर 2 में फैक्ट्री में अधिक से अधिक मजदूर होते थे, जिसके कारण उसके विकास की प्रगति होने लगी। दोस्तों, इसे एक बार और समझते हैं, यह शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रश्न हमारा फैक्ट्री प्रणाली के विकास कैसे होगा, अर्थात फैक्ट्री के विकास किस प्रकार होगा। नंबर 1 में फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला प्रमुख कारण था मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार करना। मशीन तथा नए नए प्रकार के यंत्र बनाए गए, जिससे फैक्ट्री प्रणाली की विकास हुई। नंबर 2 में फैक्ट्री में मजदूरों की जनसंख्या, जिसके कारण विकास काम आसान हुए। फैक्ट्री में मजदूरों की जनसंख्या काफ़ी थी, जिसके कारण इसके विकास अर्थात फैक्ट्री में विकास होने लगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ तथा इसके क्या उद्देश्य थे। कारखानों मालिकों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूरों से अधिक काम करा लिया जाता था। अर्थात जो कारखानों के मालिक थे वह मजदूरों से अधिक क्या करवा लेते थे, काम करवा लिया करते थे, और मजदूरों को कम से कम पैसा दी जाती थी। काम मजदूरों से कारखाने मालिकों को द्वारा अधिक से अधिक कराई जाती थी, जिसके बदले उसे मजदूरों को कम से कम पैसा दी जाती थी। अतः मजदूरों के लिए सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया गया, जिसको देखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून को पारित किया। इसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई, जिसके बाद 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून पारित करने के बाद मजदूरों को निश्चित दर सुनिश्चित की गई, अर्थात निश्चित पैसे देने की सुनिश्चित हुई। इस आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह विचार रखा गया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी उसके केवल गुजारा कर लेने पर न होकर बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मजदूर की कानून पारित होने से मजदूरों की दशा सुधरने लगी। न्यूनतम मजदूर कानून पारित होने में यह ध्यान रखा गया कि वैसा यह न कि केवल गुजर बसर कर सके बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। न्यूनतम मजदूर कानून पारित करने के बाद मजदूरों की स्थिति क्या होने लगी दोस्तों, तो सुधर गई। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। भारत एवं बिहार के किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। दोस्तों, भारत एवं बिहार के किसान आंदोलनों में 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्सों पर नील की खेती करनी पड़ती थी। पहले के ज़माने में उस किसान को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर किस प्रकार की खेती करनी पड़ती थी, तो नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे कि उसकी उपज में अत्यंत कम गिरावट आने लगी। जिससे कि नील की खेती करने से मिट्टी क्या होने लगी, दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और अनाज उपजने नहीं लगा, जिससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती रही। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों की राहत पहुंचाई। नील की खेती करने से ज़मीन क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे और उस पर फसल नहीं उपज पाते थे, जिसके कारण
किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी, जिसके बाद गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों की राहत पहुंचाई। इसके अतिरिक्त 1922-23 ईस्वी में मुंगेर के निष्काम मोहम्मद जुब्बैर की अध्यक्षता में 1922-23 ईस्वी में मुंगेर निष्काम मोहम्मद जुब्बैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1922 या 23 ईस्वी में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई। 4 मार्च सन 1928 ईस्वी को स्वामी सहजादानंद ने किसान सभा की स्थापना की। 4 मार्च सन 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। कब की किसान सभा की स्थापना? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का सचिव बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का क्या बनाया गया दोस्तों? तो सचिव बनाया गया। दोस्तों इसे हम इस प्रकार भी समझने का प्रयास करते हैं। भारत एवं बिहार के किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण उसकी उपज काफ़ी कम होने लगी और किसानों की दयनीय स्थिति होने लगी। जिसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाकर किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। 1922-23 मुंगेर निष्काम मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। 4 मार्च सन 1928 ईस्वी में स्वामी सहजादानंद ने किसान सभा की स्थापना की। श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। किसान सभा का प्रथम सचिव पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 हमारा रंग भेद क्या है? चमड़ी के आधार पर लोगों में भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। अर्थात चमड़ी के आधार पर कि वह गोरा है, वह काला है, वह भूरा है, चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका में गोरा लोगों ने की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में गोरका अर्थात गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार की भेद नीति अपनाई। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की जो सरकार थी वह बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई। इसे ही रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। अब किन्हीं 2 बातों को बताया जिससे कि भारत धर्मनिरपेक्ष होता है। नंबर 1 में हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकार करने या मानने का अधिकार देता है भारतीय संविधान। कोई भी नागरिक भारत में कोई भी धर्म को मान सकता है या भारतीय संविधान इसे मानता है। नंबर 2 में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है भारत में किसी प्रकार का धर्म के आधार पर कि वह हिंदू है वो मुसलमान है किसी को भेदभाव नहीं है, संविधान में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।